ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं विद्युत धारा की प्रबलता। ठीक है, विद्युत धारा की प्रबलता के बारे में देखते हैं। ठीक, तो विद्युत धारा की प्रबलता होती क्या है? तो किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को, तो ये देखिए अनुप्रस्थ काट होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपका एक चालक तार ले लिए, है ना। अनुप्रस्थ काट को क्रॉस सेक्शन कहते हैं। क्रॉस सेक्शन मतलब एक छोटा सा हिस्सा, इस तरह से ये वाला भाग, या कहीं का इस भाग को, ये जो होगा ये क्रॉस सेक्शन कहलाता है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन यानी कि अनुप्रस्थ काट कहलाता है। तो अब परिभाषा को देखिए, किसी चालक की किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली, यानी कि इसको पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता जो होती है उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति इकाई समय में आवेश का परिमाण होता है। ठीक है, प्रति इकाई समय में आवेश का परिमाण होता है। यानी कि मान लीजिए इसमें से आवेश प्रवाहित हो रहा है Q और समय जो हो रहा है वो T है। यानी कि यहाँ से आपको पता चल गया कि विद्युत धारा की प्रबलता जो होगी, विद्युत धारा की प्रबलता या विद्युत धारा को कहिए, तो विद्युत धारा जो होगा वो आवेश जो प्रवाहित हो रहा है प्रति इकाई समय में, यानी कि I बराबर यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा Q/T। ठीक है, I बराबर क्या हो जाएगा? Q/T। अब देखते हैं ये क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक के बारे में बात करें तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो आवेश का कूलम और इसका होता है सेकंड। तो कूलम प्रति सेकंड कहिए या एम्पियर भी हो जाता है ना। इसका एसआई मात्रक एम्पियर भी होता है। शॉर्ट में इसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये एम्पियर जो है ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पे इसको रखा गया, जिसका पूरा नाम था आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर ये एसआई मात्रक रखा गया है। ठीक है, इसको ये ध्यान में रखेंगे। एक यहाँ से एक और फॉर्मूला आप इसको लिख सकते हैं कि Q = I × T। आगे इसका प्रयोग होगा न्यूमेरिकल से बनाने में, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में। तो दोनों एक तरह का डिवाइस है जिसमें, है ना, एमीटर है इसमें एम्पियर में अंकित रहता है, इसमें, है ना, एम्पियर में लिखा रहता है। ठीक है, एक तरह का एक स्केल है। ठीक, और वोल्टमीटर में जो होता है वोल्ट में दिया रहता है, उसमें वोल्ट में अंकित किया गया था। इसमें वोल्ट में अंकित रहता है, इसमें एम्पियर में अंकित रहता है। तो देखते हैं एमीटर क्या है। जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है उसे एमीटर कहा जाता है। ठीक है, तो एमीटर क्या है? तो जिससे धारा मापी जाती है उस यंत्र को एमीटर कहते हैं। उसमें एम्पियर में अंकित रहता है और इसे याद रखेंगे कि इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब श्रेणी क्रम और, है ना, श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम होता क्या है? तो देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए ये रहा एमीटर, इसमें प्लस और माइनस देख रहे हैं ना, इसको यहाँ जोड़ा गया है। ठीक है, श्रेणी में जोड़ा गया है। यानी कि ये बल्ब है, बल्ब के साथ ही जो तार आ रहा है इसी में जोड़ा गया है। ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, और ये विद्युत धारा की प्रबलता को नापता है। क्या करता है? विद्युत धारा की प्रबलता को। दूसरा बात करते हैं वोल्टमीटर की। तो जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है, ठीक है, जिससे विभवांतर को मापा जाता है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मापा जाता है, उसे वोल्टमीटर कहा जाता है। ठीक है, वोल्टमीटर कहते हैं। तो ये वोल्टमीटर है। देखिए यहाँ समांतर क्रम में इसको जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, या फिर इसको पार्श्व क्रम भी कहा जाता है। ठीक है, पार्श्व क्रम। ठीक है, तो पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, तो देख रहे हैं ये समांतर में चला गया। ये ऐसे बल्ब है, इसी के समानांतर ये है, और इस पे आपको पता है कि वोल्ट में अंकित रहता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। तो दोनों एक तरह का स्केल नहीं है, एमीटर और वोल्टमीटर दोनों क्या है? एक तरह का स्केल है।
चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे ओम के नियम के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो 1826 में जॉर्ज, है ना, जर्मन के एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि किसी चालक के सिरों पर लगाए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का संबंध एक नियम द्वारा व्यक्त किया गया था, और उसी नियम को क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। इस ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? तो ओम का नियम, ये जो यहाँ लिखा है ना, इस भाग को ओम का नियम इसे कहते हैं। देखिए ओम का नियम में क्या है, ठीक है, ये होता क्या है। तो यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो, यानी कि चालक चालक कहने का मतलब जिसे विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, तो उस चालक के ताप में परिवर्तन ना हो, यानी कि उसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन ना हो। परिवर्तन होने के कारण क्या होगा कि ताप बढ़ने के कारण क्या होगा कि परिपथ में धारा का प्रवाह तेजी से होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बात करेंगे किसके लिए ओम का नियम कब काम करेगा। तो जब किसी चालक के ताप में परिवर्तन नहीं होगा, टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं होगा, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मतलब आई, ठीक है, विद्युत धारा जो होगा उसके सिरों के बीच के विभवांतर, है ना, के समानुपाती होता है। तो विभवांतर क्या होता है, उसको भी से सूचित करते हैं, यानी आई जो होता है समानुपाती होता है भी के। ठीक है, धारा जो होता है किसके समानुपाती होता है? विभवांतर के। यही होता है ओम का नियम। किसी चालक में अगर ताप में परिवर्तन नहीं होता है, किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो, तो विद्युत धारा जो होती है उनके सिरों के बीच के उसमें आरोपित विभवांतर के क्या होती है? समानुपाती होता है, यानी आई समानुपाती होता है भी के। तो यहाँ पे जब समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा, तो आप मैथ्स में भी पढ़ोगे कि समानुपाती का चिन्ह हटते ही एक नियतांक आ जाता है। ठीक है, तो आई बराबर हो जाएगा भी बटा आर, यानी कि जहाँ आर एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, आर एक नियतांक है। ठीक है, उस अचर ताप आर क्या है? ये नियतांक है। नियतांक को आर को क्या कहते हैं? जिसे 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 चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, आपको तो ये इसका पता है ना कि आई का ऐसे मात्रक, धारा का ऐसे मात्रक तो पता है, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर था, आप पढ़ चुके हैं ना पिछले चैप्टर, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे। अब हम देखते हैं ये जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध होता क्या है। ठीक है, तो प्रतिरोध को रेजिस्टेंस बोलते हैं। प्रतिरोध क्या होता है कि किसी पदार्थ का वह गुण, ये पदार्थ का एक गुण होता है जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है। जो उससे होकर क्या करता है? जाने वाली, है ना, किसी चालक से जब कोई धारा जाती है तो उस धारा के प्रवाह का जो विरोध करता है उसी को प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस कहा जाता है। यह पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध या केवल प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, इसे ही जो धारा का विरोध करेगा, धारा के प्रवाह का विरोध करेगा, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो यानी कि अभी आप जो फॉर्मूला देखे थे आई इज इक्वल टू वी बाई आई इज इक्वल टू वी बाई आर, देखे थे ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि आर इज इक्वल टू वी बाई आई। ऐसे तो ऐसे भी लिखा जा सकता था कि वी इज इक्वल टू आई आर, ये भी लिख सकते थे ना, वी इज इक्वल टू आई आर। तो अगर हम आर यानी कि प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध का एसआई मात्रक बात करें, एसआई मात्रक इसका क्या होता है, तो इसकी एसआई मात्रक की बात करें तो इसका तो जानते हैं वोल्ट, है ना, और इसका जो जानते हैं एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर, या इसको ओम, है ना, इसका एसआई मात्रक ओम भी होता है, इसको ओम पढ़ा जाएगा। ठीक, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है या वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है। ठीक, तो यहाँ से आपको प्रतिरोध क्लियर हो गया कि प्रतिरोध क्या होता है कि किसी वस्तु का वह गुण होता है जो उसमें धारा का प्रवाह का विरोध करता है। तो ये सिर्फ चालक के लिए ही नहीं है, सबके लिए है। तो अब देखते हैं प्रतिरोध के हिसाब से, है ना, पदार्थ की परिभाषा क्या हो जाएगी। पदार्थों की आप देखे थे चालक और कुचालक, तो उनकी परिभाषा क्या हो जाती है प्रतिरोध के हिसाब से। ठीक है, इसको देखते हैं। चलिए, तो अगर हम लोग बात करें कि है ना, बहुत कम प्रतिरोध वाले पदार्थ जिनसे आवेश आसानी से प्रवाहित होता है उसे चालक कहा जाता है। जिसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, जैसे चांदी, तांबा, है ना, तो इनका प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए इसमें आसानी से धारा का प्रवाह होता है। उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ प्रतिरोधक कहलाते हैं। ठीक है, जिनसे धारा का प्रवाह नहीं होता है उनको क्या कहते हैं? प्रतिरोधक, है ना, जिनसे उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ प्रतिरोधक कहलाते हैं, मतलब जिनसे हल्की मात्रा में धारा का प्रवाह होगा।
ठीक है, उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं। जैसे प्रतिरोधक जो होता है एक तरह का डिवाइस होता है, इसका संकेत ये होता है, इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोधक। ठीक है, ठीक है, इसे प्रतिरोधक कहते हैं, जिनसे क्या होता है, धारा प्रवाहित होगी लेकिन इसका प्रतिरोध उच्च होता है, जिसके कारण इसमें धारा का प्रवाह कम होगा। ठीक, बहुत ही अधिक प्रतिरोधक वाले पदार्थ जिनसे जिनसे आवेश प्रवाहित नहीं होता है विद्युत रोधी कहलाते हैं, जैसे रबड़, प्लास्टिक वगैरह है ना, लकड़ी, इन सब से क्या होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है, ये विद्युत रोधी चालक। तो चालक और विद्युत रोधी के बारे में हम लोग पहले भी जान चुके थे। प्रतिरोधक देखें तो प्रतिरोधक क्या है, एक आपका डिवाइस है, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में है ना रजिस्टर कहा जाता है। ठीक है, प्रतिरोधक, ठीक है, इसका संकेत ये होता है, एक डिवाइस है। संकेत आपका स्कूल दिखाए थे ना अभी पिछले वीडियो में। ठीक, और ये जो आप देख रहे हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध वस्तु का गुण होता है, पदार्थ का गुण होता है जो विद्युत प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि जिसका प्रतिरोध निम्न होगा तो वो चालक होंगे, जिनका प्रतिरोध उच्च होगा, ठीक है, उच्च होगा, जिनसे धारा का प्रवाह होगा लेकिन बहुत ही कम होगा, उसको प्रतिरोधक कहते हैं। ठीक है, और जिनका प्रतिरोध बहुत ही उच्च होता है उनको विद्युत रोधी कहते हैं। तो ये थी प्रतिरोध के हिसाब से परिभाषा। ठीक है, प्रतिरोध के हिसाब से परिभाषाएं हो गई। तो हम लोग बात करते हैं कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है किसी चालक तार के, है ना, यानी कि चालक के ऊपर प्रतिरोध, है ना, कोई चालक तार होगा तो उस पर प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहली बात करें तो पहला होता है तार की लंबाई पर। ठीक है, किसी तार का प्रतिरोध R है, ठीक है, उसकी लंबाई L के समानुपाती होती है, यानी कि प्रतिरोध जो होता है ना, किसके समानुपाती है, उसके लंबाई के ऊपर। प्रतिरोध जो होता है किसके समानुपाती होता है, लंबाई के ऊपर। यानी कि जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ेगी उतना ही प्रतिरोध अधिक होगा। अगर 1 मीटर लंबा तार है और एक 10 मीटर लंबा तार है, 10 मीटर वाले का जो प्रतिरोध होगा, है ना, वो 1 मीटर वाले से ज्यादा होगा। यानी कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध का भी मान बढ़ेगा, है ना, और वैसे वैसे अगर लंबाई घटे तो प्रतिरोध का भी मान घटेगा। ठीक है, तो पहला बात करते हैं तार की लंबाई पर निर्भर करता है। दूसरा है आपके तार के मोटाई पर। तो तार की मोटाई पर क्या होगा, तो किसी तार का प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध जो है वो R है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल जो है वो A है के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि प्रतिरोध जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्षेत्रफल के। कहने का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का अर्थ है कि अगर तार की मोटाई बढ़ेगी, अगर तार की मोटाई बढ़ गई, है ना, ये तार है, ये दूसरा तार है, तो यहाँ तो इसका अनुप्रस्थ काट यही ना कहलाता है, ये अनुप्रस्थ काट ये कहलाता है। ठीक, इसको ये से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहने का अर्थ है कि अगर तार की मोटाई बढ़ जाए तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती कहने का अर्थ यही होता है, उल्टा होने लगेगा। और अगर तार की मोटाई कम हो जाए तो प्रतिरोध अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये उल्टा होता है, इसलिए इसको व्युत्क्रमानुपाती लिखा जाता है। यहाँ देख रहे हैं ना कि R जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। तीसरी बात करें तो चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, यानी कि चालक वो कैसा है ना, क्योंकि यदि है ना विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई और समान मोटाई होने पर भी प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, क्योंकि उनके जो पदार्थ होते हैं वो भिन्न भिन्न, जैसे अगर बात करें एल्युमिनियम की, कॉपर की, है ना, अगर बात करें हम लोग कॉपर की, है ना, एल्युमिनियम की, ठीक है, तो कॉपर की जो होगा, है ना, कॉपर जो होगा, अगर हम बात करें कॉपर, एल्युमिनियम और सिल्वर की, तो यहाँ जो अगर सिल्वर में देखेंगे तो सिल्वर का जो अगर बात करें तो सिल्वर का प्रतिरोध कम होता है, चांदी का प्रतिरोध करता है बहुत ही कम होता है इनके अपेक्षा। ठीक है, तो चालक पदार्थ पर भी निर्भर करता है। चौथी बात आती है फिर चालक के ताप पर, यानी कि ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। आपको शुरू में ही बताया था कि किसी चालक का, ओम के नियम में भी यही था कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध ना बढ़े तब वो नियम लागू हो रहा था ना, धारा जो था वो समानुपाती होता था किसके, विभवांतर के। ठीक, तो चालक का ताप बढ़ेगा भी तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब देखिए यहाँ से आपका क्या निष्कर्ष निकलता है इन दोनों पहले और दूसरे से, हम उसको देखते हैं। तो पहले दोनों स्टेटमेंट से क्या निकलता है निष्कर्ष, उसको देखते हैं। तो यहाँ से आप पहला देखे थे कि R जो होता है, यानी कि जो प्रतिरोध होता है वो समानुपाती होता है तार की लंबाई पर,
और दूसरा है प्रतिरोध समानुपाती होता है, व्युत्क्रमणानुपाती होता है किसके, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि आर जो होगा समानुपाती होगा एल बटा ए के। तो जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर जब आएगा, तो यहाँ पे एक नियतांक आ जाएगा, इसको रो पढ़ते हैं, ठीक है। तो आर इक्वल टू हो जाएगा रॉ एल बाई ए, ठीक है। जहाँ ये जो पी जैसा सिंबल जो है थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, इसको रो पढ़ा जाता है, रो, ठीक है। ये जो होता है आर जो है, इसे क्या कहेंगे, तो आर को नियतांक कहेंगे, नियतांक है। इसे इसे चालक तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी कहा जाता है, रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखें। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला आप बना सकते हैं। यहाँ से रो बराबर हो जाएगा, ये जो है रो बराबर क्या हो जाएगा, तो ए आ जाएगा इसके साथ गुना में आर में, तो आर ए और बटा में आ जाएगा ये एल, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करें प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, प्रतिरोधकता का, है ना, एसआई मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक को क्या लिखेंगे, तो ये जो है इसका ओम हो जाएगा, इसका यहाँ सॉरी नीचे एल है, एल है आपका, इसको ध्यान देंगे, सॉरी यहाँ देख रहे हैं ना, तो रॉ बराबर क्या, ये आके इसमें इंटू कर देगा, ये एल आएगा डिवाइड में, तो रॉ बराबर हो जाएगा आर ए बाई एल, ठीक। तो ओम और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और बाई एल का क्या हो जाएगा, तो एल, एल जो है, एल क्या है, लंबाई है ना, तो इसका मीटर हो जाएगा, मीटर मीटर एक काट दीजिए, यानी ओम मीटर। प्रतिरोधकता कैसे मतलब क्या हो जाएगा, ओम मीटर। अब हम लोग चर्चा करते हैं प्रतिरोधकों के समूहन के बारे में, यानी प्रतिरोधकों को किस तरह से हम लोग जोड़ते हैं। तो इसकी बहुत सारी विधियां होती हैं, जिसमें हम लोग को क्लास 10th में दो ही विधियों के बारे में जानना है। पहला है श्रेणी क्रम समूहन और दूसरा है समांतर क्रम या पासानुक्रम समूहन। तो चलिए दोनों को एक एक करके देखते हैं, और इन समूहनों के द्वारा किस तरह से हम लोग समतुल्य प्रतिरोध यानी कि जो टोटल प्रतिरोध होगा उसको किस तरह से निकालेंगे उसके बारे में देखेंगे। चलिए तो श्रेणी क्रम समूहन यानी सीरीज ग्रुपिंग के बारे में देखते हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उनके प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको इसको हम लोग साबित करके, है ना, इसको प्रूव करके आपको दिखाते हैं किस तरह से होता है, ठीक है। वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा परिभाषा, ठीक है। तो पहले इसको साबित कर लेते हैं। चलिए हम लोग एक विद्युत परिपथ बनाते हैं, इसमें 3 प्रतिरोध लेते हैं, हम लोग 3 ही प्रतिरोध लेकर इसको दिखाते हैं। चलिए 3 प्रतिरोधक ले लिए, ठीक है। ये 3 प्रतिरोधक ले लिए ना हम लोग, ये एक बैटरी से जोड़ दिए, ठीक, ये आपका बैटरी जुड़ गया। चलिए ये प्रतिरोधक है R1 जिसका प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध है R2 और इसका प्रतिरोध है R3, ठीक है। इसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है I है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है I, ठीक। और इसका जो विभवांतर है इसका है ना, ये है V, ये V वोल्ट है। तो इसमें ध्यान देंगे कि जो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जब किसी श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधकों को जोड़ा गया है यहाँ पे, तो इनका जो विभवांतर होगा, विभवांतर जो होगा वो भिन्न भिन्न होगा, विभवांतर होगा भिन्न भिन्न। हम लोग मान लिए कि जो R1 प्रतिरोध वाला जो पहला प्रतिरोधक है उसका विभवांतर है V1, इसका है V2 और इसका है V3, R2 वाले का V2 है, इसका है V3, और कुल कुल जो आपका विभवांतर है वो V है। यानी यहाँ से आप ये लिख सकते हैं V बराबर जो है V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि माना 3 प्रतिरोधक जिनका प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 है ना, और दूसरा चीज क्या है, और विभवांतर क्रमशः V1 V2
है ना, तथा V3 है। ठीक है, तो यहाँ ऊपर आप लिखे हैं कि V बराबर कैपिटल V, ये जो देख रहे हैं विभवांतर, कुल विभवांतर जो है ये तीनों के योग के बराबर होगा। ऊपर लिखे भी हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 के। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला देखे थे कि V इक्वल टू होता है IR। V इक्वल टू क्या होता है IR। तो ये जो V1 हम लोग देख रहे हैं, पहला केस जो है V1 देख रहे हैं, पहले वाले विभवांतर है ना प्रतिरोधक के पास चलिए, तो वहाँ V1 जो होगा, धारा तो वहीं प्रवाहित होगा क्योंकि इसमें धारा का मान नहीं बदलता। श्रेणी क्रम में धारा भिन्न समान होती है और विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। तो V1 बराबर हो जाएगा IR1, पहला समीकरण। उसी तरह से V2 बराबर हो जाएगा IR2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध R2 है। V3 बराबर V3 विभवांतर जो है वहां पे देखेंगे तो हो जाएगा IR3। तो इसको दूसरा इक्वेशन, इसको तीसरा इक्वेशन। ठीक है, समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर, ठीक है, तीनों को जोड़ते हैं तो यहाँ से जोड़िएगा तो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, V1 V2 V3 हो जाएगा आपका IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, तो चलिए तीनों को जोड़िएगा तो यहाँ से ये V1 V2 V3 जुड़ के तो V हो जाएगा और यहाँ से I कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I आएगा डिवाइड में तो V बट्टा I हो जाएगा ना, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो यहाँ से V बाई आई जो है, V बाई आई, अगर यहाँ V बाई आई करें तो R का ही ना फॉर्मूला होगा R। तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अगर इसमें और सारे प्रतिरोध है अलग अलग प्रतिरोधक लगे हैं तो उनको भी R3 R4 जोड़ के लिखा जा सकता है। तो ये क्या है, समांतर श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है। ठीक है, तो RS बराबर हो जाएगा फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, जितने प्रतिरोधक दिए गए हैं उनका प्रतिरोध जोड़ते जाएंगे। तो वही आपको ऊपर परिभाषा में लिखे हुए हैं यहाँ पे कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध RS है ना, श्रेणी सीरीज में जुड़ा हुआ है तो RS है ना, उनके अलग अलग प्रतिरोधों के, है ना, अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। यानी अलग अलग प्रतिरोध R1 R2 R3 इनके योग के बराबर होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन से क्लियर हो गया। तो ये आपका साबित हो गया कि RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस, यानी कि ऐसे श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा ना तो आपको समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करना होगा, बस जोड़ लेना होगा उनको आपस में। दूसरा है आपका पाशानुक्रम यानी समांतर क्रम संवहन, पैरेलल ग्रुपिंग। तो पाशानुक्रम या समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो चलिए इसको भी साबित करके आपको समझाते हैं। चलिए हम लोग एक परिपथ बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग 3 प्रतिरोधक लेते हैं समांतर क्रम में। ठीक है, एक हो गया, दूसरा ये रहा आपका, और तीसरा इधर से इस तरह से 3 प्रतिरोधक हो गए। ठीक है, अब देखिए इसको इसमें एक बैटरी से जोड़ देते हैं, ये बैटरी भी हो गया आपका। चलिए अब इसमें जो धारा का प्रवाह हो रहा है वो I धारा का प्रवाह हो रहा है, विभवांतर है V। ठीक है, और इनका प्रतिरोध है R1 R2 और तीसरे का R3। ठीक है, माना 3 प्रतिरोधक है ना, जिनका प्रतिरोध R1 R2 है ना तथा R3 है ना, और जिनमें प्रवाहित धारा का मान I1 I2 तथा I3 है।
ठीक है। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रहा है, इसमें प्रवाहित हो रहा है I1, ठीक है, पहले वाले में। दूसरे में प्रवाहित धारा है I2 और तीसरे में प्रवाहित धारा है I3। एक्चुअल में क्या होता है कि जब श्रेणी क्रम में था तो वहां पे विभवांतर जो था वो अलग अलग था, ठीक है, और यहाँ पे धारा अलग अलग होगी, ठीक है। इसमें धारा भिन्न भिन्न होती है और विभवांतर क्या होता है, समान होता है। भी सबका समान होता है, विभवांतर समान होता है, ठीक है। तो इसलिए तो यहाँ से अब आपको I बराबर लिखना होगा, 3 भाग में बढ़ गया ना, I1, I2 और I3, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे श्रेणी क्रम में विभवांतर जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, धारा समान होती है, और समांतर क्रम में जो होता है धारा अलग अलग होती है और विभवांतर समान होता है, ठीक। अच्छा, हम लोग एक फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं ना, I इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो सकता है कि नहीं, V/R, I इज इक्वल टू V/R। तो हम लोग I1 की बात करेंगे तो I1 के लिए आप लिख सकते हैं फॉर्मूला V/R1, ठीक है ना, V/R1 देख रहे हैं ना। चलिए, उसी तरह से अगर हम लोग बात करें I2 के लिए तो I2 के लिए लिख सकते हैं V/R2, दूसरा समीकरण। तीसरा उसी तरह I3 की बात करें तो उसका लिख सकते हैं V/R3। अब इसमें भी तीनों समीकरण को जोड़ेंगे, समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर, ठीक है, तीनों को जोड़ते हैं, देखते हैं जोड़ने पे क्या होता है, ठीक है। अब देखिए जोड़िएगा तो हो जाएगा I1, I2 और I3, ठीक है। इधर हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। चलिए I1, I2, I3 जोड़ के बन जाएगा I, ठीक है। इक्वल टू यहाँ से V कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर। ये जो हम लोग देख रहे हैं V, इसको लाते हैं डिवाइड में तो I/V हो जाएगा इक्वल टू 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। अब देखिए इस I को पलट देंगे, नीचे आ जाएगा तो यहाँ से हो सकता है कि नहीं, 1/V/I, ठीक है, 1/R1, 1/R2 और 1/R3। तो V/I R का फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो यहाँ ये समांतर क्रम में है ना, तो RP लिखेंगे, पैरेलल के लिए 1/RP। तो 1/RP बराबर फॉर्मूला आ गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो जो ये जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ इसको ऊपर लेके चलेंगे तो उससे परिभाषा आपको क्लियर हो जाएगी। समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध यानी, है ना, का व्युत्क्रम, समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी 1/RP। उन प्रतिरोधकों के अलग अलग, है ना, R1, R2, R3 जो है ना, इनका अलग अलग व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो मतलब 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यहाँ से पाते हैं, यानी 1 यहाँ लिख देते हैं, RP बराबर आपको निकल गया 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो इस तरह से जितने भी प्रतिरोध जुड़े होंगे, प्रतिरोधक जितने भी जुड़े होंगे, उनका प्रतिरोध का व्युत्क्रम का योग करके जो निकालेंगे वो समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम के बराबर होगा। तो इन दोनों फॉर्मूला का यहाँ जो है और श्रेणी वाला उसका न्यूमेरिकल्स बनाने में यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो दोनों फॉर्मूला आप लिखे थे ना कि श्रेणी में होगा तो RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी प्रतिरोधक हैं उनका सबका प्रतिरोध जोड़ देना है। समांतर में है 1/RP बराबर 1/R1, 1/R2, है ना, 1/R3, जितने भी होंगे उसको इसमें जोड़ लेना है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है। तो घरों में जो वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में ही होती है, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर भिन्न भिन्न नहीं होता। अगर समान विभवांतर होगा तो उसमें जलने वाले बल्ब जो होंगे सही से जल पाएंगे, ठीक है। और अगर श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो घरों में वायरिंग श्रेणी क्रम में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें धारा का मान जो होता है वो तो समान होता है, लेकिन विभवांतर भिन्न भिन्न हो जाता है, विभवांतर अलग अलग बढ़ जाता है, जिसके कारण सभी जनित्र सही से कार्य नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसमें जो भी जनित्र करने जो भी डिवाइस लगे होंगे, है ना, जो भी डिवाइस लगे होंगे वो सही से कार्य नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें,
बेल आइकन दबा दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, है ना। और इसी तरह से वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।